वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 4 जून के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए डिस्कशन की शुरुआत हम कोटेशन से करेंगे और आज का कोटेशन है एज अ रूल मेन वरी मोर अबाउट व्हाट दे कांट सी देन अबाउट व्हाट दे कैन। ये बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में इंसान उस बात पर ज़्यादा फोकस करता है, उस बात के लिए ज़्यादा चिंतित होता है जिसको वो जानता नहीं, देख नहीं पाता, रैदर देन जो उसके सामने है। यानी कि प्रेजेंट पर फोकस करना और उस प्रेजेंट की सिचुएशन को सही करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं पेपर 4 में, ऐसे राइटिंग में, कोटेशन के तौर पर और जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगता है। तो आइए जानते हैं आज डिस्कशन में कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। कोटेशन को हमने देख लिया है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये आर्टिकल समझ में आ पाए। दूसरा पॉइंट है कि आपको अगर वो पॉइंट पता नहीं होगा तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं और वहाँ पर आपको उसका आंसर देने में आसानी हो, इसलिए भी हम उन बेसिक बातों को जानते हैं। तो आज आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आपको बता दें, बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं और आज थोड़े ज़्यादा आर्टिकल हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, देखिए इंडो पैसिफिक जोन पर लगातार हम डिस्कशंस को और वाइड करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। आप इमेजिन कीजिए अगर अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आपको ये सारी बातें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कल ही हमने इंडो पैसिफिक जोन की बात की जहाँ पर हमने इंडिया फ्रांस का जिक्र किया था और आज हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन पिछले दिनों कैसा रहा, आज कैसा है, चाइना का क्या दबाव है, इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। मनरेगा में चैलेंजेस तो आप कई सारे जानते हैं, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से अलग रोल को दिखाया गया है, उसको भी हम देखेंगे। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का नाम आपने कई बार सुना होगा। आखिर ये क्या है, कैसे एप्लीकेबल होता है, आत्मनिर्भर भारत बनने में इसका क्या यहाँ पर रिलेशन है, तो उस चीज़ पर आर्टिकल लिखा गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। एक और आर्टिकल होगा जिसमें वैक्सीन वैक्सीन की क्या खासियत है और कैसे ये अभी तक इंडिया में लोगों को बचाता आया है और आगे इस पर कैसे काम किया जा सकता है। तो रोल ऑफ वैक्सीन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इनर लाइन परमिट, जो हमारा आज का डिस्कशन का दूसरा ही पॉइंट होगा, इनर लाइन परमिट आईएलपी। आप जानते होंगे आज कुछ और बेसिक बातों के साथ क्या करंट न्यूज़ है ये आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए, प्लीज़ इसको लिखें ज़रूर, कोशिश ज़रूर करें। जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आंसर राइटिंग अभी नहीं बल्कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद की जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि आंसर राइटिंग आज से, इसी वक्त से शुरू करनी चाहिए जब से आपने ये सोचा कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है, क्योंकि आप को उस लेवल पर लेके जाना है अपने आप को जो लेवल अभी आपसे बहुत दूर है। तो इसके लिए ये एक फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पर हमें सोचना शुरू करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ प्रीवियस डे का क्वेश्चन के आंसर के भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, और देखिए आज कौन कौन सा पॉइंट्स है जो हमें पता चलेगा डिस्कशन के दौरान। क्वाड ग्रुप और इसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा डिटेल से आज जानेंगे और अगर आपको जानना है तो ध्यान से सुनिएगा, अटेंटिव ज़रूर रहिएगा। इनर लाइन परमिट के बारे में बेसिक बातें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है, इसके लिए आप जब इन आर्टिकल्स पे जाएं, स्लाइड्स पर जाएं, तो प्लीज़ अवेयर रहना है आपको कि क्या कहा जा रहा है। और एक्सरसाइज मालावार, जो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। वैक्सीन्स कई सारे डेवलप किए गए हैं, उसके बारे में बेसिक बातें। कैसनूर डिजीज़ की बात करेंगे और मनरेगा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को देखने वाले हैं। तो आर्टिकल कौन कौन सा है, एक व्यू ले लेते हैं। अ मिडिल पावर मोमेंट, सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल, एज ऑलवेज बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं आईआर पर। और आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे। मनरेगा से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। फिर बैकवर्ड टर्न, जहाँ पर भारत के सेल्फ रिलायंस होने की बात कही जा रही है। और इसके बाद अगला आर्टिकल जो वैक्सीन वाला हमने देखा था, मेकिंग रिसर्च आत्मनिर्भर, इसकी हम बात करने वाले हैं। और आईएलपी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस देख लीजिए कितने हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर इन इंग्लिश मीडियम। इफ यू आर इन इंग्लिश मीडियम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, प्लीज ट्राई टू राइट दीज आंसर, दीज क्वेश्चंस इन अ गुड मैनर। एंड जब आप पूरा डिस्कशन खत्म होता है, सुन लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू राइट दीज आंसर्स। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जाता है एंड आई होप ये आपको बहुत मदद पहुँचाएगा अगर आप इसको लिख रहे हैं तो। क्वेश्चन देखिए आज किन किन टॉपिक पर है। तो जब ये टॉपिक आपके सामने आए तो बी अटेंटिव, मालाबार एक्सरसाइज पर क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा सवाल मनरेगा पर है।
तीसरा सवाल भी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा पर है, तो ध्यान से सुनना है आपको। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अभी हम बात करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन दिया गया है। और प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है ये जानेंगे, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से जो नए लोग हैं उनको बता दें, इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर दिल्ली में स्टैब्लिश है। यहाँ पे दोनों कोर्सेज आपको मिलते हैं, फुल कोर्स फाउंडेशन कोर्स प्लस पर्सनल गाइडेंस का कोर्स। तो जिनको फुल कोर्स में आना है वो भी अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पर मटेरियल के साथ, क्लासेस के साथ गाइडेंस, हर चीज़ अवेलेबल होती है। जिन्होंने कोचिंग कर लिया है या फिर वो कोचिंग में क्लास फाउंडेशन कोर्स नहीं बल्कि सिर्फ गाइडेंस के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। ज़्यादा जानकारी आपको फ़ोन नंबर पर मिल जाएगी 8750069419। प्लीज़ कॉल कर लें या मैसेज ड्रॉप करें अगर जानकारी चाहिए। और यहाँ पर आंसर राइटिंग से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। पहला आर्टिकल सी राजा मोहन साहब का है, तो इसको आप आईआर में एसोसिएट कर देंगे। सिलेबस किसको किसको याद नहीं हुआ है, अगर याद नहीं हुआ है तो वेरी बैड, प्लीज़ याद कर लीजिए। आईआर के टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं। क्यूएसडी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का नाम तो कई बार सुना है, लेकिन कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं अगर वहां पर ये शब्द लिखा हो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। दोनों एक ही चीज है। ये एक तरीके का इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। ठीक है, कौन कौन से देशों के बीच में है ये तो आपको याद होगा। यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 4 देश हैं, इन्होंने मिलकर ग्रुपिंग की है। और अब इसको और आगे एक्सटेंड भी किया जा रहा है, तो ये भी याद रखना है। इस डायलॉग को इनिशिएट कहाँ और कब किया गया था? इसको 2007 में इनिशिएट किया गया था विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन सब ने मिलकर के इसको इनिशिएट किया था। कब? 2007 में इस डायलॉग को। तो ये क्वाड से जुड़े हुए बेसिक इन्फॉर्मेशन। और देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। तो पता होगा इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। यूएस, जापान और इंडिया ये मालाबार एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इन देशों के बीच में परफॉर्म किया जाता है। क्यूएसडी सीज, इसके बारे में भी कुछ और फैक्ट। द फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ क्यूएसडी सीज फॉलोइंग विथड्रॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2007। तो इसके बारे में कुछ जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं कि क्यूएसडी कैसे बना। और देखिए, यहाँ पे आपको मतलब समझना है कि इसको बनाने के पीछे जो मेन मकसद था वो था कि चाइना का जो दबाव बढ़ रहा है इंडियन ओशन और खास करके इंडो पैसिफिक जोन में, उसको काउंटर करना। इसके लिए एक अलायंस तैयार किया गया लाइक माइंडेड कंट्रीज में। और ये चारों देश जो हैं, इनको क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा गया कि ये क्वाड्रिलेटरल की तरह स्टैब्लिश्ड हैं। अगर आप देखेंगे मैप में तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप बनाते हैं। यूएस ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इस तरीके से। और यहाँ पे है चाइना। इसको काउंटर करने के लिए, इसके प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए ये अलायंस तैयार किया गया था। A revival, the 2017 ASEAN Summit, all 4 former members rejoined the negotiation to revive the Quadrilateral Alliance। तो देखिए, 2007 में इसकी शुरुआत हो गई, उसके बाद इसको रिवाइव किया गया है 2017 में इन सारे लीडर्स के द्वारा, ताकि इसमें कैसे फिर से और डेवलपमेंट किया जा सके और जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं खास करके साउथ चाइना सी वाले हिस्से में, उसको काउंटर किया जा सके। आइए मेन आर्टिकल पर चलें। ये तो बेसिक्स आपको बता रहे थे। हम शुरुआत करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन किस तरीके का है, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें अभी प्रेजेंट से लेकर के थोड़ा पास्ट में भी जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम ऑस्ट्रेलिया के रिलेवेंस की बात कर लेते हैं। अगर आप अबाउट ऑस्ट्रेलिया पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में किस जगह पर है, कितना इसका फ़ायदा है, अगर भारत इसके साथ अपना रिलेशन बूस्ट करता है तो कितना बेनिफिट भारत का हो सकता है इकोनॉमिक टर्म में, पॉलिटिकल टर्म में, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, जैसा आप मान सकते हैं। अगर ओवरऑल इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इनका जीडीपी कितना है? $1.4 ट्रिलियन, जो कि रशिया से थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यहाँ पर काफ़ी रिच नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और इंडिया की जो नीड है ग्रो करने के लिए, इंडिया जो इमर्जिंग कंट्री की तरह आगे बढ़ रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल रिसोर्स इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बहुत बड़ा हब है, एक रिजर्वॉयर है। किस किस चीज़ का? एजुकेशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के फील्ड में बहुत बड़ा हब माना जाता है।
सिग्निफिकेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आर्म्ड सिक्योरिटी के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में विश्व के अलग अलग हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया का नाम जाना जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के हिसाब से अगर एशियान के साथ देखते हैं, एशियान देशों के साथ देखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का सिग्निफिकेंस हर मैनर में बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। थोड़ा पास्ट की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री में आपको बता दें, 1947 में इंडिपेंडेंस से थोड़े दिन पहले एशियान रिलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में। वहाँ पर उस समय में ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था। द दिन उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, तब उनको इनवाइट किया था। लेकिन लास्ट में 20वीं सेंचुरी के लास्ट में आते आते तक रिलेशन थोड़ा सा खराब हो गया। और उसके पीछे का कारण, कई सारे कारण थे, उसमें से एक न्यूक्लियर टेस्ट भी था। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, आपको याद होगा। उसकी वजह से कई सारे देशों से उस समय में रिलेशन थोड़े से खराब हो गए थे भारत के। हालांकि उसके बाद इसको फिर से रिवाइव किया गया और सिंस 2000 लगातार ये कोशिश चल रही है, ऑस्ट्रेलिया, बाय द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो और इंडिया ऑल्सो, कि कैसे आपस के पॉलिटिकल रिलेशन को, इकोनॉमिक रिलेशन को अच्छा किया जाए और इसको कितना ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए। शॉर्ट साइटेडनेस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि तब एक 1986 का समय था जब दादन प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी जी, वो विजिट पर गए थे ऑस्ट्रेलिया के। और उसके बाद 2014 में, 2014 में मोदी जी विजिट पर जाते हैं। तो इस बीच में ये देखा गया कि काफ़ी निगलेक्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया को, उसके रेलेवेंस को समझने में हमने थोड़ी सी देरी की। और उसके बाद इस बीच में क्या हुआ, इतने इतने ईयर्स के दौरान चाइना ने अपना रिलेशन बहुत अच्छा डेवलप कर लिया, क्योंकि चाइना लगातार इसी कोशिश में है, चाहे इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, किसी भी तरीके से वो भारत के आसपास जो जो देश हैं, भारत के चाहे तो पड़ोसी देश हैं या फिर इंडियन ओशन में आने वाले देश हैं, उनके साथ रिलेशन को लगातार अच्छा करने में लगा हुआ है। और यही वजह है कि इतने बीच में जो हमने गैप क्रिएट किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ उसको फिल करने के लिए चाइना वहाँ पर पहुंच चुका था। तो ये सारे इवेंट्स होते रहे। लेकिन अभी अगर आज की हम बात करते हैं, तो आज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा है भारत का वहाँ पर। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा एक ऐसी चीज़ है जो आज इंडिया को हर जगह पर मजबूती देती है। चाहे आप किसी भी देश में जाइए, वहाँ पर इंडियन लोग जो रहने वाले हैं, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये डायस्पोरा भारत को हर जगह पर एक मजबूती देता है। और वो ऑस्ट्रेलिया भी है, वहाँ पर 7 लाख लोग रह रहे हैं, जो ऑब्वियसली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अहम कारण है, एक पॉजिटिव फैक्टर है जो हमारे बायलैटरल रिलेशन को अच्छा बनाता है। प्रोस्पेक्ट्स एंड एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शेयर करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को। तो आपको पता होगा G20, अगर पता नहीं है तो उसको लिखते जाइएगा अपने नोट्स में। G20 है ईस्ट एशिया समिट, IORA, इसका कल जिक्र हमने किया था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एंड क्वाड, जिसके बारे में आज हमने बात की। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों पार्टनरशिप के साथ हैं। और ये भी एक बड़ी वजह है दोनों के बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। लगातार जो इनका कॉमर्शियल रिलेशन है वो भी बढ़ रहा है और पॉलिटिकल रिलेशन भी बढ़ रहा है। इनका जो आपस का इशू है, लाइक बहुत सारे ऐसे कॉमन इशू हैं जहाँ पर दोनों साथ खड़े हैं। चाहे आप WHO की बात कर लीजिए, अभी जब रेजोल्यूशन लाया जा रहा था WHO में, जिसमें कि कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, इस पर पूरा रिसर्च किया जाएगा। इस रेजोल्यूशन में ऑस्ट्रेलिया और भारत साथ दिख रहे थे। वहाँ से लेकर के 5G टेक्नोलॉजी तक के इशू में दोनों का सेम इंटरेस्ट है। क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सभी जगह पर दोनों का सेम इंटरेस्ट देखा जा रहा है। तो आपस में कोऑपरेशन के बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ रही है। तो चाइना असर्टिवनेस एंड इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। देखिए, चाइना ने रिलेशन तो बहुत अच्छा डेवलप किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन धीरे धीरे चाइना का जो तरीका है वो डोमिनेट होता जाता है, डोमिनेंस बिहेवियर में आ जाता है। और वही सेम चीज़ आज वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का चूंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है चाइना में, और उसको हमेशा वो धमकी देता है कि हम आपके यहाँ से इम्पोर्ट को बंद कर देंगे। तो इस तरीके के जो असर्टिवनेस है चाइना के, वो भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ आने पर मजबूर करते हैं और इंडिया की तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं।
तो ये कई सारे रीज़न हैं आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को आगे बढ़ाने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, नाउ द कोऑपरेशन इन ईस्टर्न ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोऑपरेशन किस किस फील्ड में है, कहाँ कहाँ पर है। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों देश अपना कोऑपरेशन लगातार बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से? तो जॉइंट एक्टिविटीज़ के दौरान, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ला करके, ठीक है। इसके बाद जो आइलैंड नेशन है, आइलैंड कंट्री हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशंस हैं, उनका डेवलपमेंट करना, मेरीन साइंटिफिक रिसर्च में दोनों साथ आकर के काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो जहाँ पे इन दोनों का कोऑपरेशन है। तो आपको इसको एज इट इज याद रखेंगे। 3 अदर नेचुरल पार्टनर, तो एक पार्टनर यहाँ पर इंडोनेशिया का इसके पहले जिक्र किया गया है कि जो सेम वाटर शेयर करते हैं टेरिटोरी में। अगर आप मैप देखते हैं इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का और भारत का, तो वहाँ पर ये उस पूरे रीजन को कैसे मेंटेन करते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, और कैसे एक ट्रायलेटरल मेरीटाइम इनका पूरा कोऑपरेशन तैयार होता है। उसमें नेवल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा जो अदर नेचुरल पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो जापान, फ्रांस और ब्रिटेन इनके अदर नेचुरल पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये दोनों देश अपना कोऑपरेशन लगातार बढ़ा रहे हैं। और वेस्टर्न इंडियन ओशन से लेकर के साउथ पैसिफिक तक, जैसे आपको पता है कि फ्रांस का वहाँ पे रेसिडेंट है और फ्रांस के साथ भी भारत का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा कोलिशन तैयार हो रहा है इंडियन ओशन में, जिसमें कि इंडिया की जो स्थिति है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। ठीक है, तो ये अभी तक का बेसिक फैक्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में जो अभी एक्चुअली एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसी के दौरान ये सारी बातचीत हुई और इसलिए आर्टिकल लिखा गया है। वर्चुअल समिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये बेसिक फैक्ट करंट का ये आपको पता होना चाहिए। कंक्लूजन में यही कहते हैं कि जो दोनों देशों के बीच का अपना कोऑपरेशन का इशू है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है जहाँ पर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी तीनों पर्सपेक्टिव से कोऑपरेट कर पाएँ एक दूसरे देशों को। अब आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। इनर लाइन परमिट का जिक्र किया है और बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और इसको आप कहाँ पे एसोसिएट करेंगे? जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा ये, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है और ये इनर लाइन परमिट न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्टे करने से मना कर दिया, ठीक है। तो एक प्ली डाला गया था जिसमें कि कहा गया था कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अभी हम इसकी बात करेंगे बहुत डिटेल में बिटवीन द आर्टिकल, कि उसको उसको रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको मना कर दिया है और आगे की डेट दी है। तो क्या होता है इनर लाइन परमिट, इसकी हम बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। 1873 से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। इसका नाम था इस कॉन्सेप्ट का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, PEFR 1873, यानी कि जब ब्रिटिश का राज यहाँ पर था तभी से इसको एप्लीकेबल बनाया गया है, ठीक है। इनर लाइन, अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो ट्राइबल पॉपुलेटेड हिल एरिया है उसको प्लेन एरिया से अलग करता है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इनर लाइन परमिट का सिंपल सा और मतलब आपको इस तरीके से समझना है, जो लोग फ्रेशर हैं, जो पहली बार इस लाइन का मतलब सुन रहे हैं, उनके लिए बता दें कि अगर किसी दूसरे जगह के सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को ही उस एरिया में जाना है जहां पर कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत वो जगह आती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और हाल ही में याद रखिएगा मणिपुर में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो आपको चारों राज्य का नाम याद होना चाहिए जहां पर इनर लाइन परमिट पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और यहाँ पर जाने से पहले अगर आपको वहाँ पर स्टे करना है, कुछ समय के लिए रहना है, तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है सरकार से, फिर आप उस एरिया में जा सकते हैं। इसका सिंपल सा यही मतलब है। तो ब्रिटिश राज्य में इसको क्यों लाया गया था? तो वो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव था, वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए वो इस पूरे कानून को लेकर के आए थे। इमेज में समझिए और बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सेंसिटिव सा इशू है। क्वेश्चन आने के 110% चांस है। क्यों? पहला रीज़न तो इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 में, तो मणिपुर में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये आपको चारों राज्य पहले तो याद होना चाहिए, जहां पर एंटायर स्टेट में एप्लीकेबल है। मिजोरम में
ILP इंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ILP एप्लीकेबल है। इसके बाद नागालैंड के इंटायर स्टेट में एप्लीकेबल है। जब आप बात आगे करते हैं मिजोरम की, एक जगह जहाँ पे कि शिलोंग में ये नहीं है। जैसे देखिए, हम बात करें सिक्स शेड्यूल की, यहीं पे लगे हुए में हम सिक्स शेड्यूल की बात कर लेते हैं। मणिपुर में भी पूरा ये ILP है। सिक्स शेड्यूल है जो ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि हम क्यों ILP और सिक्स शेड्यूल दोनों का जिक्र कर रहे हैं। ILP का भी उद्देश्य क्या है, जो ट्राइबल पीपल है उनको प्रोटेक्ट करने का है, जिसके लिए ILP लाया गया। ठीक है, अब जो सिक्स शेड्यूल है उसमें भी ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो अदर और राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहाँ पे भी तो ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो ये देखिए, आपको जो ये शेडो वाला एरिया दिख रहा है, इन सारी जगह पर एप्लीकेबल है सिक्स्थ शेड्यूल। मेघालय में, पूरे मेघालय में सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत आता है एक्सेप्ट शिलोंग। ठीक है, तो ये सारे, और 70% त्रिपुरा का जो एरिया है वो सिक्स्थ शेड्यूल में आता है। ध्यान दें, ILP में नहीं आता। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमिंग टू द सिक्स्थ शेड्यूल एंड ILP। तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ILP में कौन कौन से राज्य हो गए, इधर के सारे राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कंफ्यूज नहीं होना है, हाल ही में मणिपुर को अभी ऐड कर दिया गया, इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब से आया है तब से बहुत सारे इवेंट हो गए उसके विद्रोह में, और इसलिए काफ़ी टेम्पटिंग इशू है ये। आर्टिकल में क्या कहा गया है वो भी देखते हैं, और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट को उठाया जाता है, हाउ इज इट कनेक्टेड टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये बात कर लेते हैं कि कैसे ये जुड़ा हुआ है CAA से। तो CAA में लगातार क्या डिमांड चल रही है, डिमांड चल रही है कि उसमें जो फीचर है, वो फीचर क्या है कि बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, बाहर के लोग मतलब इसमें सिटीजनशिप दिया जा रहा है लोगों को। और सिटीजनशिप कहाँ कहाँ के लोगों को मिलेगा, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं एक्सेप्ट मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो लोग भारत में आकर के सिटीजनशिप ले सकते हैं, यानी कि वो यहाँ पर रह सकते हैं। अब जाहिर तौर पर जो इंडियन स्टेट हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है या नहीं भी हैं, उनको इस बात से परेशानी हो रही है कि जब बाहर से लोग आएंगे भारत में तो वो उनकी ज़मीन ले लेंगे और उनका जो राइट्स है, उनका जो हक है वो चला जाएगा। तो इसलिए जो लोग हैं, जो खास करके जो नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट किया गया, अडेप्टेशन ऑफ लॉ अमेंडमेंट ऑर्डर 2019। इसमें इसको इशू किया प्रेसिडेंट साहब ने, और उन्होंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। मणिपुर एंड पार्ट ऑफ नागालैंड दैट वर नॉट अर्लियर प्रोटेक्टेड बाय द ILP। तो एक तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया मणिपुर तक, और नागालैंड के कुछ हिस्सों में जहाँ पर ये ILP नहीं था वहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और ये क्यों किया गया, क्योंकि ये अश्योर किया गया उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बदलाव सिटीजनशिप एक्ट में आया है उसका प्रभाव आप पर नहीं आएगा। ठीक है, तो पिटिशन क्या है, किस पर पूरा न्यूज़ चल रहा है, ये तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। ये मुद्दा उठता है असम में। असम में जो कुछ वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि असम जाति जातीयतावादी युवा छत्र परिषद, बहुत टफ है, देख लीजिएगा आप लोग, AJYCP। एंड दूसरा है ऑल ताई अहोम स्टूडेंट यूनियन, ATASU। इन्होंने पिटिशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है। ठीक है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इस पर भी कोई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। आगे वो गवर्नमेंट को सुनना चाहती है। तो इनका कहना था कि भाई असम गवर्नमेंट से आपने अधिकार ले लिए कि वो अपने राज्य को प्रोटेक्ट करती ILP से, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो एक्सपेंड हो सकता है पूरे असम में, वहाँ तक लोग आकर के रह सकते हैं, तो वो उस अधिकार से आपने वंचित कर दिया। इस चीज़ पर पिटिशन डाला गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया किसी भी स्टे से, और ये कहा है कि आगे 2 वीक के बाद इसकी सुनवाई होगी तो फिर से ये न्यूज़ में आ जाएगा। हालांकि आपको इसका जो बेसिक फैक्ट यहाँ पर मिला होगा ना, वो याद रखना है, वो आपके लिए काम की चीज़ है। अगर कोई नई डिटेल आती है, असम में कोई बदलाव हो जाता है, कोई कानून पास हो जाता है, तब वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, अगला आर्टिकल मनरेगा से जुड़ा हुआ है। आइए एक अलग परस्पेक्टिव की बात करेंगे, सोशल जस्टिस, GS पेपर 2 में एसोसिएट कर दीजिए। मनरेगा के बारे में पहले बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद तो होगा आपको, याद नहीं तो याद कर लीजिए। पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में पास किया गया था। और उसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये इसका एम था।
और वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि अगर कोई 100% अर्बन पॉपुलेशन से घिरा हुआ है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं था। हिस्ट्री की बात करते हैं, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये कॉन्सेप्ट आता है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाना चाहिए। उनके कुछ गोल्स थे, गोल्स के अकॉर्डिंगली जो एग्रीकल्चर लेबर हैं उनको जब जब ऐसा सीजन आता है जब उनके पास काम नहीं होता है तो उस समय उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। इवन आज भी मनरेगा का यही उद्देश्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा रूरल एरिया में अगर हम इस तरीके से काम करवाएंगे तो। फूड सिक्योरिटी इन्हांस करना, और उस समय इस स्कीम को कहा जाता था एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। ध्यान दीजिएगा, 1991 से हम बात कर रहे हैं, उस समय कहा जाता था एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, और बाद में इसका रीनेम किया गया और आगे इसको अपग्रेड कर दिया गया मनरेगा के नाम से, और इसमें मर्ज कर दिया गया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को 2000 में शुरुआत में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इसकी। ऑब्जेक्टिव मालूम होगा, 100 दिन तक की गारंटीड वाला वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रूरल अनस्किल्ड लेबर को। ठीक है, रूरल एरिया में अनस्किल्ड लेबर को, अनस्किल्ड क्यों लगा दिया गया, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके लिए ये लाया गया। इसका मेन एम तो ये है ना, तो वो स्किल्ड हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अनस्किल्ड लेबर को रूरल एरिया में प्रोवाइड करना जॉब गारंटी के साथ 100 दिन के लिए, इसका उद्देश्य है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाना इसका दूसरा उद्देश्य है, और माइग्रेशन को खत्म करना, रोकना, खत्म तो खैर नहीं किया जा सकता, कम करना इसका उद्देश्य है कि जो लोग रूरल एरिया से लगातार अर्बन एरिया में ट्रांसफर हो रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे, उनको वहीं पर रोक लेना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अभी लेटेस्ट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उसमें से कुछ बदलाव ये हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, खास करके वुमन और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 1000 रुपये के हिसाब से 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, डीबीटी किया जा रहा है। वहीं पर इसमें जो वेजेस हैं उसको भी बढ़ाया गया है, 2000 का एवरेज इसमें रखा गया है। तो कई सारे बदलाव लेटेस्ट अभी हुए हैं मनरेगा में, जिससे आपको अपडेटेड रहना है। आर्टिकल में क्या कहा गया है, आर्टिकल में पहले तो एक कंपैरिजन है, ये डाटा याद रखिएगा, आंसर लिखने में काम आएगा आपको। देखिए, जब हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि आज डिमांड कितनी बढ़ गई, इतने दिन से हम मनरेगा मनरेगा डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपको ये पिक्चर क्लियर करना है कि मनरेगा में डिमांड कितनी बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस साल जो रिकॉर्ड अभी तक किया गया है, मई की हम बात करें तो 4.89 करोड़ पर्सन बिलोंगिंग टू 3.44 करोड़ हाउस होल्ड्स जो वर्क डिमांड कर रहे हैं मनरेगा के तहत। और पिछले साल जब ड्रॉट लाइक कंडीशन थी, आज तो इस बार तो स्थिति बहुत अच्छी है, फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, आगे भी मानसून के अच्छे आसार हैं, तब तब जो पिछले साल की जो डिमांड थी वो 3.18 करोड़ पर्सनस में 2.26 करोड़ हाउस होल्ड्स इंक्लूड थे। तो कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा क्या हुआ, इस बार तो ड्रॉट कंडीशन नहीं है, लेकिन इस बार ड्रॉट है कहाँ पर, वाटर का नहीं, इस बार जॉब और इनकम का ड्रॉट है। क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बहुत बड़े नंबर में शहर से गांव की तरफ आने लगे, दूसरे राज्य से अपने राज्य में आने लगे, और सबसे ज़्यादा जो लोग आए वो इन राज्यों में आए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। यहाँ पे आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इन राज्यों में आ गए, दूसरे राज्यों से जो लोग काम कर रहे थे, और अब इनको जाहिर तौर पर जॉब की ज़रूरत है, और ये इसलिए डिमांड क्रिएट कर रहे हैं अपने उस रूरल एरिया में जहाँ पर ये पहुँचे हैं। नाउ दे नीड डिमांड, दे नीड जॉब, दे नीड इनकम। हालांकि ये सिचुएशन कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है जो रिटर्न होंगे अपने अपने उन्हीं राज्यों में फिर से जहाँ पर वो काम कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। और अब यहाँ पे क्या करना होगा सरकार को, ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे वो वाइड करे पूरे जोन को, कैसे वो और ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करे और जॉब क्रिएशन करे, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ पे रहने वाले लोग रूरल एरिया में जिनको पहले से इस जॉब की ज़रूरत थी, और अब वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं। आप देखिए, इसमें ऐसे लोग जो होटल में काम करते थे मुंबई में, ऐसे लोग जो ऑटो ड्राइवर थे, वो सारे लोग जब अपने घर पहुंचे हैं तो उनको मनरेगा के तहत आज काम चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पे व्हाट नीड्स टू बी डन, तो इट्स वेरी नेसेसरी, कंपलसरी कि पहले तो ये जो दिन है 100 डेज का सरकार ने तय किया था कि वो 100 डेज की गारंटी एम्प्लॉयमेंट देगी, उसको उनको बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो माइग्रेंट वर्कर आए हैं बाहर से, उनको वो किस तरीके से जॉब प्रोवाइड करे इस समय में, जब तक वो अपने वहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में उनको सोचना होगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। रीथिंक ऑन मनरेगा, मनरेगा के ऑब्जेक्टिव को एक बार फिर से
डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है। आप मनरेगा के बेसिक डिज़ाइन के बारे में सोचिए, उसको आप इम्प्रूव कीजिए, लेकिन उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको वहीं रहने दिया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपको समझना चाहिए, वो है वेज टू मटेरियल कॉस्ट रेशियो, जिसको रिलैक्स करने के लिए आर्टिकल में कहा गया है। क्या मतलब होता है वेज टू मटेरियल कॉस्ट रेशियो? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 1000 रुपीज़ का एलोकेशन है या 1000 रुपीज़ आपके पास है, उसमें से आपने 600 जो है वो वेजेस के लिए निकाल दिए और 400 रुपीज़ आपने मटेरियल खरीदने के लिए निकाल दिया, तो इसको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन वेजेस में हो पाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय जो चैलेंजेस आ रहे हैं मनरेगा में उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है। अगला आर्टिकल है बैकवर्ड टर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में एसोसिएट करेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। हम प्रोटेक्शनिज्म की बात यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस शब्द में ही इसका मतलब है, बहुत ही ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं, इंपोर्ट बाहर से जो सामान मंगाए जाते हैं उसको इंपोर्ट कहा जाता है, और जब हम उस इंपोर्ट को कम करें, उस इंपोर्ट को कम कैसे कर सकते हैं? अपने डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन को इनकरेज करके, बढ़ा करके इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, राइट? इसका पर्पस क्या होता है? द पॉलिसी इज टू चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय रिप्लेसिंग फॉरेन गुड विद द डोमेस्टिक। फॉरेन गुड्स जो बाहर से सामान आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर दें डोमेस्टिक गुड्स से, तो अपने आप वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यही होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस पूरे आर्टिकल में इसी पर हम बात करेंगे। दूसरा है कंपेरेटिव एडवांटेज या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है? तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है कि आप अगर यहाँ पर अपने यहाँ पर डोमेस्टिक गुड्स को बढ़ाना चाहते हैं या उससे रिप्लेस करना चाहते हैं फॉरेन गुड्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सरकार को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी की एबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे जब आप गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो और उसमें जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा हो वो कम हो। तो इसको हम एडवांटेज की स्थिति बोल सकते हैं, जब आपकी कंपनियों को एक एडवांटेजियस सिचुएशन में रखा जा रहा है जहाँ पे वो प्रोडक्शन सही तरीके से कर पाते हैं और फिर पूरे कंपटीशन में आ पाते हैं। आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी और इसको आप बेस में आत्मनिर्भर भारत अभियान को रख सकते हैं। तो आर्टिकल में कहा गया है कि जो अभी स्कीम आया है, सरकार ने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर भारत को बनाने का, वो काफ़ी कमेंडेबल स्टेप है और पहली बार हम इंडिया को सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी तक इतने डिकेड से हमने फॉलो किया था, वो अभी तक की फेल्ड पॉलिसी कही जा सकती है। तो अब हमने उस तरफ ना सोच करके पूरी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्लान किया है। तो इफेक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म आपको समझना है कि जब प्रोटेक्शनिज्म कहीं पर अपनाया जाता है, चाहे वो भारत हो, यूएस हो, कोई भी देश हो, तो क्या उसका इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या कुछ हैम्पर होता है? तो सबसे पहले दैट एंड्स अप क्रिएटिंग एन इनएफिशिएंट एंड हाई कॉस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसका इफेक्ट अगर आपको समझना है तो आप यूँ समझिए कि जो यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, वो इनएफिशिएंट हो जाता है धीरे धीरे। जब आप प्रोटेक्शनिज्म को अपनाने लग जाते हैं तो उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब होने लग जाती है, पुअर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है और इसका अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं भी नहीं देखा गया। वहीं दूसरी तरफ जो टैरिफ है, अगर आप टैरिफ हाइक करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? आपने अपने यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ताकि जो लोग बाहर से सामान मंगा रहे हैं वो मंगा ही ना पाए क्योंकि उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इस तरीके से जब आप टैरिफ को हाइक कर देते हैं, विल द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द अननेसेसरी इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट को अवॉइड करने का जो लोग तरीका अपनाते हैं वो क्या अपनाते हैं कि टैरिफ को बढ़ा दिया जाए। और यही काम अगर हम 1991 के पहले जाते हैं तो कंट्री में होता आया था, लेकिन 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरलाइज किया, तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हमने अपने यहाँ पर अपनाए हैं और जो रीसेंट स्टेप सरकार के द्वारा लिया गया है वो बहुत ही कमेंडेबल है और ये एक बेस्ट तरीका है कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करने का। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इतना सारा फैसला लिया है जिसमें कि आप अब जब आप कॉम्पिटिटिवनेस, अभी हमने डिस्कस किया कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल है, आप अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, आप चीप पावर इंश्योर कीजिए, राइट?
और रिफॉर्म कीजिए अपने यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, खास करके लैंड और लेबर मार्केट से जुड़ी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें रिफॉर्म लेकर के आएँ। क्रिएटिंग कंडीशन फॉर कंपनीज टू compete इन ग्लोबल मार्केट, तो अपने यहाँ की कंपनी के लिए हम ऐसा कंडीशन क्रिएट करेंगे जिससे कि वो ग्लोबल मार्केट में compete करने लग जाए। ठीक है, इसे आपको याद होगा जब स्पीच दे रहे थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ की जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो यहाँ के प्रोडक्शन, यहाँ के कपड़े हैं, यहाँ की चीज़ें हैं, आप उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, इतनी ज़्यादा बढ़ा दीजिए कि वो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव हो जाए, ग्लोबल लेवल पर भी उसकी डिमांड बढ़ जाए। तो ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ की कंपनियां अच्छे तरीके से उस पर काम करेगी, और कंपनियों का अच्छे से काम करने के पीछे यहाँ की जो पॉलिसीज है, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो बहुत मैटर करेंगे। एंड हाउ हाई टेरिफ में हार्म इकोनॉमी, हाई टेरिफ हमेशा ही इकोनॉमी को हार्म करता है, वो हर्ट करता है अलग अलग एंगल से। यहाँ पर अगर हमने लिबरलाइजेशन किया है और हम आगे अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, तो इसमें टेरिफ को हाई करना हमेशा निगेटिव जा सकता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने की इन शॉर्ट ज़रूरत है। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको एसोसिएट करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन के बारे में। तो न्यूज़ आपको पता है, अभी करंट न्यूज़ ये है कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में ही वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो कोविड-19 पेंडेमिक को तभी कंट्रोल किया जा पाएगा जब हमारे पास वैक्सीन आ पाएगा। तो उसके लिए सारे देश अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। वैक्सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज हैव बीन इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आज कोरोना वायरस के समय में वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अगर सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, तो इंडिया में ही वैक्सीन की वजह से इतने सालों में बहुत सारी बीमारियों से लड़ा गया है। करीबन 2 से 3 मिलियन चिल्ड्रन को ग्लोबली हर साल बचाया जाता है बिकॉज ऑफ वैक्सीन। इंडिया की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं, तो आपको अपने आंसर में इन फैक्ट्स को डालना होता है। ठीक है, हमने स्मॉल पॉक्स, आपको पता होगा, स्मॉल पॉक्स जैसी कंटैगियस डिजीज को इरेडिकेट किया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो फ्री कहा, कब सर्टिफाइड किया? जब हमने पूरे भारत को पोलियो फ्री बनाया, और विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन 2014 में। 2015 में कुछ और डेवलपमेंट्स हुए जहाँ पे कि जो वैक्सीन है वो आपके काम आया। एंड उस अब जो हमारी कोशिश है वो यही है कि कोविड-19 को कैसे एलिमिनेट किया जाए वैक्सीन की मदद से, और उसके लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है वैक्सीन को। अब इंडिया का क्या लेवल है पूरे वर्ल्ड में? प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के मामले में बता दें, भारत लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन का। इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यूआईपी प्रोग्राम आपको पता होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत बहुत सारी जो बीमारी है उसमें वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों का। और इसके लिए भारत में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है वैक्सीन की। इंडियन कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं वैक्सीन को, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ से। एंड however innovation and research in vaccine have not been adequately prioritized। अभी तक हमने अच्छा काम तो किया है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है रिसर्च की, इनोवेशंस की इस फील्ड में। इंडिया में इसको और हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें कि ये चीज़ें हो पाएँ। यहाँ एक एग्जांपल है, आईसीएमआर का हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलप इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट जापानीज एंसेफेलाइसिस, शिगेला और कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज़। इन तीनों डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे से वैक्सीन को डेवलप किया गया था आईसीएमआर के द्वारा। और जब हम रिसर्च करते हैं, इस इनोवेशन के फील्ड में आप इन्वेस्ट करते हो, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। प्रोवाइडेड रिसर्च फंडिंग फॉर इनिशियल वैलिडेशन स्टडीज द रोटा वायरस एंड पोलियो वैक्सीन, इसके लिए भी आईसीएमआर ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था। The strain has been successfully transferred from ICMR to BBIL। अब बात करते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसमें क्या काम अभी चल रहा है वो देखिए। तो आईसीएमआर हैज़ ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद द सीरम इंस्टीट्यूट। ये भी आपको याद रखना है फैक्ट, आप लिख सकते हैं कि अभी करंट क्या इस सिचुएशन अभी चल रही है, क्या डेवलपमेंट है। तो सीरम इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया, उसके साथ कोलैबोरेशन है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है, जहाँ पर अभी काम चल रहा है कि कैसे कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को डेवलप किया जा सके। एंड दीज ट्रायल आर अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हाउ इंडिया कैन बिकम ग्लोबल लीडर, इंडिया कैसे ग्लोबल लीडर बन सकता है? तो इंडिया ग्लोबल, अच्छा एक फैक्ट और यहाँ पे देखिए जो रह गया, वो ध्यान रखिएगा कि आईसीएमआर अभी कोलैबोरेट कर रहा है
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, BBIL के साथ, ठीक है, ताकि ये जो कोविड-19 है उसके अगेंस्ट वैक्सीन क्रिएट किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है प्रीलिम्स का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब ग्लोबल रीडर बनने के लिए तो आपको ट्रिपल हेलिक्स मॉडल को अपनाना पड़ेगा। ये सब आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग, बहुत अच्छा वर्ड टर्म मिलेगा आपको। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल में किस किस बात पर ध्यान देना है? इंडस्ट्री, और इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट, ये तीनों जब आपस में कोलैबोरेट करेंगे उसको ही हम कहेंगे ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। और वो एफर्ट बहुत ज़रूरी है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर और द एक्सपोर्टर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ICMR लगातार काम कर रही है, अभी जूनोटिक डिजीज़ पर एक सेट करने जा रही है एक नया इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ के नाम से, और इसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस किया गया है। लेकिन हाँ, ज़रूरत है अभी एक और इंस्टीट्यूशंस की और रिसर्च की और डेवलपमेंट की, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने की होड़ में सारे ही देश लगे हुए हैं। व्हाई नॉट इंडिया? और इंडिया अगर इसमें इंडिया को जीत हासिल करनी है तो रिसर्च एंड इनोवेशन पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप देखिए हर एक एंगल से इस टर्म को जोड़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके मेंस में आत्मनिर्भर भारत से। हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी आ जाए, तो आपको हर एंगल आपके दिमाग में एक एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। इंडो पैसिफिक जोन का जिक्र हमने कल ही कर लिया था और आज हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन की बात कर ली। सिग्निफिकेंस आपको डिटेल में समझाया गया है। हाउ कैन क्वाड प्रिवेंट द अनड्यू असर्टिव ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी? इसको भी हमने डिस्कस किया था, अपने हिसाब से आंसर रखने की कोशिश करेंगे। मनरेगा पर हमारी बहुत सारी बात हो चुकी है पहले भी आज भी, तो सबको मिला के मिक्स करके आंसर रखने की कोशिश करें। हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी डिस्कस किया, वैक्सीन से जुड़ा हुआ, और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज़ ट्राई टू राइट दीज आंसर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश हैं? इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सही आंसर बताइएगा। मनरेगा से जुड़ा हुआ 2 स्टेटमेंट, लॉन्च्ड इन 2005, कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इंक्लूडिंग अर्बन पॉपुलेशन। तीसरा है मनरेगा के ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ, टू प्रोवाइड 100 डेज गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, टू डिक्रीज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। चौथा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से इनकरेजेस द प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट। याद आ रहा है? अगर आपको याद आ रहा है तो सही आंसर जरूर बताइएगा। कंपेरेटिव एडवांटेज, कंसंट्रेट ऑन द क्रिएटिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एट लोअर अपॉर्चुनिटी। सही आंसर करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट बताना है। और पांचवा प्रोडक्शनिज्म पर, इट एंड्स अप एफिशिएंट, इनएफिशिएंट एंड लो कॉस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। सही सही है गलत? प्रोटेक्शनिज्म का जिक्र हो रहा है। इंक्रीज इंपोर्ट टैरिफ एंड इज अ मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोटेक्शनिज्म। जो लोग आंसर करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आप लोग आंसर करते हैं कमेंट में, इतनी मेहनत करते हैं। अब आइए पिछले दिनों का आंसर देख लें। यहीं पर इंडो पैसिफिक रीजन में कौन कौन सी कंट्री है? तो हमने कल मैप देखा था, आपको याद है इंडो पैसिफिक रीजन का, उसके हिसाब से US इसमें नहीं होगा, आंसर इज बी, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक का रीजन अगर आपने कल किसी ने नहीं सुना है तो ज़रूर आप उसको सुन लीजिए कि जो वेस्टर्न पैसिफिक है इधर साउथ में, ये आता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इधर इंडियन ओशन, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया था IOC से, इंडियन ओशन कमीशन से पूछा गया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्रिएट किया गया है पोर्ट लुइस में और सेक्रेटेरिएट है मॉरिशस में, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट IORA से जुड़ा हुआ है, 22 मेंबर स्टेट, सेक्रेटेरिएट इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पर है? मॉरिशस में है, आंसर होगा ए, करेक्ट पूछा गया है। चौथा है, इसका आंसर है ए, CSIR, आप लोगों ने सही आंसर किया था। पांचवा नॉमिनल GDP पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो रियल GDP को बताते हैं। जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाता है तो माइनस हो जाता है, तो वो रियल GDP कहलाता है, ना कि नॉमिनल। और नॉमिनल में इन्फ्लेशन एडेड इंफॉर्मेशन आती है आपको, ठीक है। और ये करंट प्राइस पर चेक किया जाता है, ना कि बेस ईयर पर। बेस ईयर पर रियल GDP को चेक किया जाता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? नीदर वन नॉट टू, यानी बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। आज लेता ही तो फटाफट लाइक कर दीजिए जिसको पसंद आया है, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 3 काम आपको करना है, बाकी सारा मैंने कर लिया है। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। मिलते हैं।